नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर दिन अलग अलग विषय कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हमारी चर्चा होती है। आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, बातचीत के दौरान टीवी सेट की आवाज कम रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो कि हमें प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र नवादा, बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण की। तो इस बारे में बातचीत करना बेहद ही जरूरी है डॉक्टर ऋतु, क्योंकि इस वक्त बेहद ज्यादा जोर इस बात पे है कि जो मोटे अनाज है उसका ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उपयोग करें, क्योंकि पोषण की दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जैसे मोटे अनाज, जो इनका नाम दिया गया है मोटे अनाज, यानी कि ऐसे अनाज जो कि आपके विषम परिस्थिति में भी उगाए जा सकते हैं और इनकी ऊपर की जो परत होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इस वजह से इनको मोटे अनाज की श्रेणी बोली गई। इनमें आपकी हमारी कदन्य फसलें आती हैं, जैसे आपका बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो, सवा, ये आपके 9 प्रकार के हैं कदन्य फसलें। इसके अलावा मोटे अनाज में बात करें तो मक्का भी हमारी मोटे अनाज पे ही आती है। अगर बात करें कि इन पे इतना जोर दिया जा रहा है, जैसे धीरे धीरे पता लग रहा है इनमें पोषण की दृष्टि से, इनको पोषक अनाज भी कहा जाने लगा, यानी कि न्यूट्री सीरियल, ये भी इनको श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि आप देखें, हम 60 के दशक से पहले जब हम खेती करते थे तो हम इन्हीं अनाजों की खेती करते थे। उसके बाद हमने धान गेहूं को खेती करना शुरू किया, पर हमने धान गेहूं की खेती करनी शुरू करी तो हमने भोजन में भी हमने इनको शामिल कर लिया, पर धीरे धीरे हम इन अनाजों को अपनी थाली से धकेलते चले गए, एक तरीके से बात करें तो और जबकि इसका पोषण अगर हम दृष्टि से देखें तो काफी पोषणमान है। इनमें काफी पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कि कई बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए अब इन पे दोबारा से जोर दिया जा रहा है कि इनको भी हमारी जो थाली हम भूल गए थे, इनको भी अपनी थाली में वापस शामिल करें, गेहूं और चावल के साथ और अन्य दालों के साथ, ताकि जो हमारा स्वस्थ शरीर एक होना चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए, वो हमें एक शरीर मिल सके, जिससे हमारे राष्ट्र को भी कहेंगे एक तरीके के फायदा ही मिलेगा। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ देश होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे समय में जबकि कुपोषण के शिकार है बहुत ज्यादा लोग, तो ऐसे में ये जो कदन्न हैं, ये अनाज बहुत ही फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इन्हें किन रूपों में जो है खाया जा सकता है और इससे व्यवसाय की क्या गुंजाइश है किसानों के लिए, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं।
मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। डॉक्टर रंजन, आपसे समझना चाहेंगे हम प्राकृतिक खेती के बारे में। ये शब्द इन दिनों बहुत ही प्रचलित हो रहा है, ऐसे में हमें समझाए कि जो प्राकृतिक खेती है वो किस पद्धति की खेती है, किस पद्धति को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मैडम। आज के समय में बहुत ही बड़े के बीच जैविक खेती और जी बिल्कुल। प्राकृतिक खेती मुख्यतः ये होती है जितने भी संसाधन हैं उस संसाधनों का खेती करना, इसके लिए भी किसी भी बाकी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। अब जैविक खेती में क्या होता है, जैविक पदार्थ को हम बनाते हैं खाद से इसका इस्तेमाल करके, इसमें बहुत ही मुख्य अंतर ये दोनों का। प्राकृतिक खेती के चीजें हमारे गाय का पेशाब, गाय का गोबर, घर में उपलब्ध हमारे बेसन होते हैं और हमारे जो उसका इस्तेमाल कर खाद बनाते हैं जिससे जीवामृत हो, उससे हम लोग यानी सारी प्राकृतिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और भी बेहतर तरीके से हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में और किसान किस तरह से इसे अपना सकते हैं, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है। प्राकृतिक खेती से जुड़ी इस रिपोर्ट के बाद आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो मोटे अनाज है वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन हमने इसे अपनी थाली से धकेल दिया बीते कुछ सालों में, लेकिन अब इसकी अहमियत को लोग समझने लगे हैं और वापस इसे अपने खान पान में शामिल करने लगे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोटे अनाज है इससे कितने तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और किन किन रूप में इसे ग्रहण किया जा सकता है? जी, जैसे जो भी अगर हम बात करें कदन्य फसलों की या मोटे अनाज की, तो हमारी आपका बाजरा है, ज्वार है और रागी है। बिल्कुल। और मक्का तो है ही जी। तो इनकी अगर मुख्य रूप से बात करें तो इनका हम सबसे पहले हम इनका एक प्रसंस्करण क्रिया हमें करनी पड़ती है, जैसे कि क्योंकि उनका ऊपर का छिलका मोटा होता है तो वो हमें के लिए कूटने की विधि कहते हैं, जैसे मिलिंग कहते हैं या डीब्रेनिंग कहते हैं, मतलब ऊपर का छिलका हटाना, कुटाई करना। दूसरा भून के, रोस्टिंग करके, पॉपिंग करके, और एक तरीका होता है अंकुरित करके, माल्टिंग विधि। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो इनमें से कोई भी क्रिया अपना के फिर इनसे उत्पाद बना सकते। तो उत्पाद क्या, आप इनका आटा बना सकते हैं। आटे में क्या है कि आप इसी से आप
कई अनाजों को मिला के मल्टीग्रेन जो हम बात करते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के अनाजों का आटा, मल्टीग्रेन आटा। इससे ये फायदा होगा कि हमें जो उस आटे में हमारे सारे पोषक तत्व आ गए, प्रोटीन भी आ गया, हमें लोहा इनमें काफी अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और यही नहीं, जो हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े लोगों में हो जाती हैं, शुगर की बीमारी है या हृदय के रोग की बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने की इनमें शक्ति है। जी तो एक डॉक्टर ऋतु, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नंद स्वरूप मिश्रा इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछिए। कि मोटे अनाज का भंडारण करने के लिए, उसका प्रसंस्करण बनाने के लिए, तो हमें जो है ये समूह बना करके कार्य करना चाहिए कि सिंगल करना चाहिए? जब अच्छा रेट आए तब हमें बेचना चाहिए, जिससे हमको अच्छा रेट मिल सके। तो वह भंडारण या प्रसंस्करण हम किस प्रकार से करें? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर, जैसे बात करें कि भंडारण की, तो इसके भंडारण में आपको बहुत ज्यादा मतलब श्रम करने की जरूरत नहीं, बहुत मेहनत नहीं करनी है। ये बहुत ही, जैसे कहा ना, मोटे हैं, कठोर हैं, तो ये आराम से भंडारित किया जाता है। बस ये कि साफ सूखी जगह होनी चाहिए, नमी वहां पे नहीं होनी चाहिए। जिस भी आप कोठरी या ठेके में रखेंगे तो वहां ये आराम से रखे जा सकते हैं। और इसके बाद आती है कि आप कैसे करना चाहते हैं। शायद जी इसको कि आप समूह में भी कर सकते हैं, समूह में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समूह के लिए हमारी सरकार भी काफी अग्रसर है कि आप समूह में काम करेंगे तो आपको हम भी सहायता देंगे और आप अच्छा एक काम निकाल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वही मिल के जो काम किया जाए वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो आप समूह में भी कर सकते हैं इस काम को। और प्रसंस्करण में अगर आप पहले ये देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में, जैसे बताया भी था कि ये जो है वर्ष भर ये फसलें उगाई जा सकती, तो आपके क्षेत्र में मुख्य कौन कौन सी हो सकती है मोटे अनाज? मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, रागी हो सकता है, या और अन्य जो कदने हैं वो हो सकते हैं। तो वो उनका चयन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में ही अगर वो हो रही हैं फसलें तो बहुत अच्छी बात है। तभी फिर उन्हीं से आप फिर उत्पाद आप बनाने में लीजिए, क्योंकि कच्चा माल, हमारे पास कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो हमारे पास कच्चा माल होना, पास में होना जरूरी है जी। तो ये फसलें आपके यहीं पर हों तो इनका इस्तेमाल करिए। और आप समूह में कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं तो इस पे आप प्रशिक्षण लीजिए इसके प्रसंस्करण की विधि के लिए, क्योंकि ये थोड़ी वैज्ञानिक तकनीकी हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको किसी भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से, वहां से आपको ये प्रशिक्षण मिल जाएगा और फिर आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर रंजन जुड़े हुए हैं, जिनसे हम प्राकृतिक खेती के बारे में बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर रंजन, बताएं हमें, प्राकृतिक खेती अगर कोई किसान अपनाना चाहता है तो कैसे उसे शुरुआत करनी चाहिए? चीज होती है वो है देसी गाय का होना। जी जी। देसी गाय, एक देसी गाय से वो 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। और उसको क्या करना है, जितने भी डेली वो गाय पेशाब करती है उसको जमा करना है, जितना भी गोबर देती है उसको जमा करना है। और घर में उपलब्ध जो संसाधन है, बेसन और गुड़, इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके हम लोग को सारी खेती करते जी। इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज बनता है वो है जीवामृत जी, जिसका नाम से है कि जीव अमृत, यानी जीवाणु जो हमारे खेत में मौजूद है उसकी संख्या को हम बढ़ाते हैं, वो हमारे अमृत का कार्य करती है। मुख्यतः हम क्या करते हैं कि जीवामृत से खेत की ताकत को बढ़ाते हैं। हमारे पास सारे संसाधन खेत में पहले से मौजूद है, सारे पोषक तत्व खेत में पहले से मौजूद है, लेकिन क्या है कि वो अभी हमारे रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के कारण वो उपलब्ध नहीं हो पाते पौधों को। अगर हम खेत की ताकत को बढ़ा देते हैं, ये पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और किसी भी रासायनिक तत्व का इस्तेमाल करने की खेती में आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम आराम से खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में और भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मोहनलाल जी झालावाड़ राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे ये मक्का मन से भुट्टा ईटने की टाइम पे मन से ही सूख जाती है। जी, क्या आप मक्का से जुड़े प्रसंस्करण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि खास तौर पर आज हम मोटे अनाज के प्रसंस्करण पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो सर ये इस टाइम पे भुट्टा पकती है उस टाइम पे आप सूख जाती है मक्का। जी डॉक्टर ऋतु, क्या आप समझ पा रही हैं कि नहीं? मैं एक बार फिर से आप बताएंगे मोहनलाल जी?
चलिए, लगता है उनका संपर्क टूट गया है। लेकिन मक्के की बात कर रहे थे तो डॉक्टर ऋतु जानना चाहेंगे कि मक्के से जो आटा है वो तो बन ही सकता है और जी। मक्के की रोटियां भी काफी पसंद की जाती है। इसके अलावा भी क्या कई तरह के उत्पाद और बनाए जा सकते हैं? जी, बहुत उत्पाद है मक्के के। हमारे वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक उत्पाद जो हैं बनाए हुए हैं और हर क्षेत्र के हिसाब से बनाए हुए हैं। अच्छा। दक्षिण भारत में खाए जाने वाले व्यंजन, उत्तरी भारत में खाए जाने वाले व्यंजन, पूर्वी भारत में खाए जाने वाले वो सब बनाए हुए हैं। तो 100 से लगभग ज्यादा व्यंजन मक्के से बनाए गए हैं। और इसमें बच्चों के लिए अलग प्रकार के खाने जी। और उससे बड़े बच्चों के लिए, जैसे आजकल के बच्चों को थोड़ा बाहर का खाना पसंद आता है, तो मक्का से ही पास्ता, नूडल्स, अच्छा। ये सब भी बनने लग गया है। रोटी तो बनती ही है हमारे पुराने खाने में, और इसी मक्के से मक्के का चिड़वा, अच्छा, पोहा, ये भी बनता है। और मक्के का वो पॉपकॉर्न तो बहुत मशहूर है ही, वो भी बनता है। और इसी मक्के के आटे से, क्योंकि मक्के का आटा हमारा थोड़ा कड़वा हो जाता है, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी वैज्ञानिक विधि होती है जिससे आटा कड़वा ना हो, वो भी तकनीकी निकाल ली गई है। अच्छा। कि आटा आपका कड़वा 1 महीने तक नहीं होगा। कुछ नहीं होता, खाने वाले चूने में 1% खाने वाले चूने में मक्के को गर्म पानी में रखा जाता है और आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे पकाया जाता है और रात भर छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन छिलका हल्का रगड़ के सुखा दिया जाता है और फिर पीस लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से आटा आपका कड़वा नहीं होता। तो जैसे आप गेहूं का आटा रखते हैं, वैसे आप मक्की का आटा रख सकते हैं। तो यही नहीं कि आपको मक्की का आटा सर्दियों में ही खाना है, आप वर्ष भर भी खा सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया से आपने आटा बना लिया, तो अपने गेहूं के आटे में ही आप मक्के का आटा मिला लीजिए। मतलब एक तरीके का मल्टीग्रेन आटा बना लीजिए। मतलब 900 ग्राम आपका गेहूं का आटा हो गया, 100 ग्राम मक्की का आटा हो गया। तो एक आपका एक पौष्टिक आटा बन के आ गया, जिसमें मक्की में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। जी। तो प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी मिल जाती है, जो कि हमारे बढ़ते हुए बच्चों को बहुत जरूरी है और आगे की लोगों को भी बहुत जरूरी होती है। खासकर जो खेल में लोग जुड़े होते हैं, उनके लोग प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। तो ये कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से ये उत्पाद बन सकते हैं। फिर यही मक्की के आटे से लड्डू है, आपका सेब है, और जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने हलवा बताया है। ऋतु की ढेर सारे व्यंजन इससे बनाए जा सकते हैं, चाहे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में। और लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए बेहतर है कि जो किसान है, जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, वो प्रशिक्षण ले ले। बहरहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषय के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि पहले जो मोटे अनाजों की खेती ज्यादा की जाती थी, अब नहीं हो रही है। तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे धान है, सोयाबीन है या फिर गेहूं है, तो क्या इनको हटा के हम मोटे अनाजों की खेती करेंगे तो क्या उतना फायदा पड़ेगा जितना इन चीजों में अभी है? जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर डॉक्टर? विपिन जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, उनको हमें हटाना नहीं है, उनको साथ में लेना है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप धान और गेहूं करते हैं तो बीच में जैसे आपको समय मिलता है अप्रैल
से जून तक का समय आपका थोड़ा खाली होता है, तो उस समय आप ऐसा कोई भी अनाज, ये मोटा अनाज ले सकते हैं। आप ज्वार ले सकते हैं और आपके क्षेत्र के आधार पे देख सकते हैं, आप बाजरा ले सकते हैं या रागी ले सकते हैं। तो उस समय पे आप दीजिए। इनको हटाना नहीं है, पर हमें इनको साथ में शामिल करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ताकि ये हमारे खाने में भी शामिल हो सके। अगर हम इसे उगाने में शामिल नहीं करेंगे तो हमारे खाने में शामिल कैसे होगा। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आप पारंपरिक तौर पर खेती कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पर किसानों की अतिरिक्त आमदनी की भी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अगर आप कुछ जो अतिरिक्त है फसलें वो लेते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है, और जैसे जैसे आप इसके व्यवसाय से, प्रसंस्करण से जुड़ेंगे, मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपके लिए ये फायदा ही फायदा इसमें है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर रंजन, आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में समझना चाहेंगे और भी बेहतर तरीके से। बताएं हमें कि किसानों को इसे क्यों अपनाना चाहिए, इससे फायदा उन्हें किस रूप में है। प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी बात होती है कि जो छोटे किसान हमारे होते हैं जी, जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, उनको किसी भी खेती करने में कोई अलग से लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, घर में जो उपलब्ध संसाधन है उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बस उनको दो चीज मुख्यतः बनानी है। एक नाम है जीवामृत, एक दूसरा का नाम है घन जीवामृत। जी, ये दोनों का इस्तेमाल करके वो सालों भर खेती कर सकते हैं और एक गाय की मदद से 30 एकड़ की खेती करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ जीवामृत के बारे में। जी, जीवामृत बनाने के लिए क्या करना होता है? देसी गाय का गोबर 10 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र 8 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 2 किलोग्राम, जी, बेसन 2 किलोग्राम और पानी 180 लीटर। इस पानी में सारी चीजों के मिश्रण को घोल देते हैं और उस पेड़ की छांव वाली मिट्टी, जो उनके घर के आसपास पेड़ है उनके छांव की मिट्टी, उस पानी में मिला करके उसको घोलते हैं। इस सारी चीजों को हम प्लास्टिक ड्रम में डालकर लकड़ी के डंडे से उसको घुमाते रहते हैं। उसके बाद घोल को हर एक दिन 2 से 3 बार इसको घुमाते हैं और 4 से 5 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, छाया में रख देते हैं। जी, इसका 4 से 5 दिनों में ही हमारा जीवामृत बनकर तैयार हो जाता है। और जीवामृत को हम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो 200 लीटर के आसपास बना है इसको हम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, या तो इसको सिंचाई के साथ दे दें या छिड़काव के माध्यम से दे दें, विभिन्न माध्यम से दे सकते हैं। जी, यानी किसान को किसी भी चीज के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ऋतु, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो उत्पाद हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। आपने बताया कि आटा बना सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। इसके अलावा लोगों को पसंद आए, खासतौर पे अगर बच्चे हैं तो उन्हें पसंद आए, ऐसा क्या खाद्य उत्पाद बनाया जा सकता है? जैसे बच्चों को कहेंगे कि बेकरी के उत्पाद काफी ज्यादा पसंद आते हैं, तो बिस्किट के रूप में, ब्रेड के रूप में ये भी बनता है। आपकी बाजरा ब्रेड बन रही है, रागी ब्रेड बन रही है, ज्वार ब्रेड बन रही है, और स्नैक्स जैसे हल्के नाश्ते के रूप में, जैसे हल्का फुल्का नाश्ता है तो इनको भून के भी बनाया जा सकता है, पॉपिंग करके। जैसे आपका मक्का का पॉपिंग होता है, ऐसे ही इन सभी अनाज की आप पॉपिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए कैसे आपने पॉपिंग करनी है। तो हल्की सी नमी देके तेज आंच पे इसको भुना जाता है तो अच्छी पॉपिंग हो जाती है, तो हल्के हो जाते हैं। उसी को आप नमकीन स्नैक बना दीजिए, मीठा स्नैक नाश्ता बना दीजिए, जैसे गुड़ की चाशनी डाल के लड्डू के रूप में या पट्टी के रूप में। तो एक एनर्जी बार हो गया, ये नाम देके बेचा जा सकता है इसको। जी। ताकि एक नई चीज आएगी और एक स्वाद भी आएगा, साथ साथ पोषण भी आएगा। नूडल्स के रूप में है, आपका पास्ता के रूप में है, बच्चे पसंद करते हैं। इन रागी के पिज्जा बेस बनने लग गए हैं, रागी का पापड़, इनका खाखरा, और जो भी मतलब हर क्षेत्र के हिसाब से उत्पाद बनने लग गए हैं इन अनाजों के। बिल्कुल। तो ये सब तो बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आपने हमें बता दिए और बहुत ही ये स्वादिष्ट लग रहा है सुनने में ही कि लोग इसे जरूर अपनाना चाहेंगे। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राहुल सोनी जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी, पूछे सवाल अपना। हेलो राहुल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, ये पूछ रहा है बकरी की लेड़ी की खाद कितने पुरानी डालें किचन गार्डन में? जी, डॉक्टर ऋतु शायद पोषक प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं। किचन गार्डन का कुछ जिक्र किया क्या? क्या मकई के प्राकृतिक खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी,
तो डॉक्टर रंजन बताएं कि अगर मक्का उगाना चाहते हैं किसान और उसकी प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो क्या सुझाव देंगे आप उन्हें, किस तरह से करना चाहिए उन्हें? डॉक्टर रंजन, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लग रहा है इस वक्त डॉक्टर रंजन से हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर रंजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी मैडम? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे अभी अभी और वो जानना चाहते थे कि मक्के की खेती प्राकृतिक खेती के तौर पर किस तरह से कर सकते हैं। मैडम, जहाँ तक प्राकृतिक खेती के बारे में मैंने आपको बताया है, प्राकृतिक खेती में फसल महत्वपूर्ण नहीं है, जी जी मिट्टी महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ताकत बढ़ा के हम किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं। धान, गेहूं, मक्का, सब्जी, फल, किसी भी पौधे की खेती हम लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मक्के खेती की बात है तो उसमें भी सेम है, जीवामृत का इस्तेमाल हमको खेत में करना है और साथ साथ घन जीवामृत एक बनाना तत्व होता है जिसका इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग रासायनिक खेती में ऊपर से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत बनाते हैं। घन जीवामृत क्या होता है? घन जीवामृत गोबर से बनाया जाता है। जो गोबर हमको गाय देती है, उस गाय गोबर को हमको जमा करना है। जमा करने के बाद उसको सुखाना है। सुखाने के बाद जो उसका 100 किलो की मात्रा को जी 5 किलो गौमूत्र के साथ मिला के 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ के साथ मिला के हमको लड्डू की तरह उसको बनाना है। 4 से 5 दिनों में वो लड्डू की तरह बन जाएगा और लड्डू को हमको सुखा करके उसको रख लेना। और जब भी मुझे खेत में देने की आवश्यकता होगी, लड्डू को फोड़ करके हम खेत में यूरिया की तरह इसका छिड़काव करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पोषक तत्व का कार्य करती है और किसी भी पौधे में वृद्धि विकास में बहुत मदद करती है। जी जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रंजन, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले सवाल ले लेते हैं। रितेश जी इस वक्त हमारे साथ छपरा बिहार से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम, मेरा सवाल ये है जी, बाजरा और रागी के प्रसंस्करण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ और इसका प्रशिक्षण मुझे कहाँ से मिलेगा, जहाँ मुझे प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए, ऐसा जगह मतलब इंडिया में कहीं भी हो। जी उससे मतलब नहीं है, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए मैडम। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, आइए जानते हैं डॉक्टर। तो सबसे पहले प्रशिक्षण अगर आप लेना चाहते हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, कदन्य फसलों का संस्थान ये है, ये हैदराबाद में है। तो ये आपको कदन्य फसलें कौन कौन के उगाने का, उनके बीज वगैरह भी करते हैं, साथ साथ में उनके प्रसंस्करण पे भी ये लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इनकी आप जैसे वेबसाइट के थ्रू से जा सकते हैं, ये है IIMR यानी कि भारतीय कदन्य फसल संस्थान, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं हैदराबाद में। बाकी आप और जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। पर डायरेक्ट मैं कहूंगी आप हैदराबाद में जो संस्थान है कृषि अनुसंधान परिषद का, आप वहां संपर्क करें तो वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको वहां से मिल जाएगा। बिल्कुल। तो रितेश जी, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ऋतु ने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर आप अमल करेंगे और प्रसंस्करण के क्षेत्र में आपको काफी सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो किसान है रसायन युक्त खेती करते हैं उसके बनिस्पत अगर प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो उन्हें जो उत्पादन मिलता है उसमें किस तरह का अंतर आता है? बात चाहे मात्रा की हम करें या फिर जो उसकी गुणात्मक है उसकी बात करें तो। पूछो मैडम, ये सबसे ज्यादा लोगों के किसानों के बीच में कंफ्यूजन है। जी जी, मैं इस चीज को थोड़ा स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि मैं प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूँ, जैविक खेती की बात नहीं कर रहा हूँ। जैविक खेती में शुरुआती के 3 साल उत्पादन घटता है, फिर जाके उत्पादन बढ़ता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में उत्पादन पर कोई भी असर नहीं आता है। जी, जैसा रासायनिक खेती से उत्पादन होता था वैसी उत्पादन इसमें भी होती है। उल्टा इसमें फायदा ये होता है, इसमें लागत घट जाती है हमारी, यानी किसानों की जो आमदनी दोगुनी करने की बात है इसमें प्राकृतिक खेती में आराम से वो कर सकते। जी, सबसे बड़ा बात यहाँ पे समझने योग्य बात है। बिल्कुल, तो ये काफी फायदेमंद है क्योंकि जो उत्पादन है वो घटता नहीं है प्राकृतिक खेती को अपनाने से, बल्कि लागत कम होने की वजह से और अच्छी गुणवत्ता उत्पाद की होने की वजह से मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमरेंद्र कुमार जी लखीसराय बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अमरेंद्र जी, पूछे अपना सवाल। हेलो अमरेंद्र जी। जी, हमारा सवाल है जी डॉक्टर रितु जी से जी कि एक तो जवाब मिल गया कि हम लोग प्रशिक्षण कहाँ ले सकते हैं। दूसरा सवाल है कि हम कम से कम बाजरे के प्रोसेसिंग का यूनिट कम से कम कितनी लागत में शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, बाजरे और मक्का से जितने भी तरह के बनाए जाते हैं उत्पाद, जैसे उन्होंने कहा कि मक्का से 100 तरह का बनता है जी, तो हम नेट पर कहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतने चीज न बोलना बताना संभव है न याद रखना संभव। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कोई सवाल सुविधा है। या नेट पर डाला हुआ है कि बाजरा और मक्के का सारा उत्पाद हम देख सकते हैं? जी जी, ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रितु। सबसे पहले प्रशिक्षण की बात की आपने, तो प्रशिक्षण के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो आप पहले नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, अगर वहां नहीं तो मैंने कहा कि इनका संस्थान ही है हैदराबाद में, बाजरा के लिए जो आप बात कर रहे हैं, कदर्ने फसलों का संस्थान है हैदराबाद में। इसकी वेबसाइट है, आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे आपको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। और उस वेबसाइट पे सिर्फ इन फसलों के उगाने के तरीके बारे में नहीं, इनके प्रसंस्करण के बारे में, यानी कि इनके प्रसंस्कृत उत्पाद क्या क्या हैं, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप वहां से इसको देख सकते हैं। बात आती है मक्का की, तो मक्का का भी हमारा संस्थान है लुधियाना में जी। ये मक्का का संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, तो इनकी भी वेबसाइट है। वहां पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप जो भी चयन करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। उस पर मक्का की जो मैंने लिस्ट बताई आपको 100, तो आपको 100 क्या उससे ज्यादा ही आपको उसमें उत्पाद मिलेंगे। आप जो जो उत्पाद पे लिंक करेंगे उसमें उस उत्पाद को बनाने की पूरी विधि दी गई है। अच्छा, तो आप उस साइट पे भी जाके देख सकते हैं। जी, एक बार फिर से साइट के बारे में अगर बता दें। ये जो आपका नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे। लुधियाना का है, आपका लुधियाना में ये संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, मेज रिसर्च। जी जी, तो ऐसा ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR, और या दोनों IIMR ही है, एक हैदराबाद में है और एक आपका लुधियाना में है। जी जी, बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर रितु का अगला सवाल था कि कम से कम कितनी लागत में इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं? जी, ये आपका निर्भर करता है कि आप उत्पाद क्या चयन करते हैं। जी, अगर हम बात करें कि आप आटे की ही चयन करते हैं तो सबसे कम लागत आपको आटा में ही आएगी, क्योंकि इसमें आपको पिसाई की मशीन चाहिए
और इससे पहले जो हमने प्रसंस्करण विधि बताई है, बाजरे में भी हमें थोड़ा सा प्रसंस्करण करना पड़ता है क्योंकि बाजरे का आटा कुछ समय बाद कड़वा हो जाता है। तो इसका कड़वा ना हो तो इसका भी बहुत छोटा सा उपाय है कि आपने उबलते हुए पानी में बाजरा को, साबुत बाजरा को डाला और आधे मिनट के लिए उबलने दिया और फिर आपने पानी उसका फेंक के सुखा दिया बाजरे को, पूरा अच्छे से सुखा दें, बिल्कुल कटक करके, जैसे कहते हैं आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल दाना वैसा सूख जाना चाहिए, नहीं कि 10% के करीब इसमें नमी रहनी चाहिए। सुखाने के बाद फिर पीस दें तो ये आपका आटा 1.5 महीने तक, कम से कम 1.5 महीने तक कड़वा नहीं होगा। तो आप बाजरे का आटा मक्के के आटे के व्यवसाय के रूप में भी शुरू कर सकते हैं और इसको हम इसी आटे को एक पैकेट, जैसे हम गेहूं के आटे की पैकिंग करके सेल करते हैं, वैसे ही हम बाजरे का और मक्के का आटा भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी लागत, तो पिसाई की मशीन आपकी चक्की की कई प्रकार की आती हैं, लोकल मेड भी आती हैं, कंपनी मेड भी आती हैं। तो ये आपका कम से कम लाख रुपए से अगर आप शुरू करेंगे तो लाख रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं काम आटे का। जी। तो काफी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पैसा लगाने की, तो आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आटा रोजमर्रा में सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। आप यही नहीं, आप इसी आटे को मल्टीग्रेन आटा बना लीजिए। आप जैसे गेहूं का 9 भाग लीजिए, 1 भाग में आप मक्की, ज्वार, बाजरा, इन सबको मिक्स करिए, तो आपका मल्टीग्रेन आटा, जैसे 7 अनाज का आटा आप कह के भी नाम दे सकते हैं जी, जो कि और आप बाजार उसका कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अमरेंद्र जी, बहुत ही विस्तार से आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रंजन, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो किसान है, खेती के दौरान अक्सर उन्हें रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है फसल को रोग और कीट से बचाने के लिए। ऐसे में अगर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए तो फिर रोग व कीट से बचाव के लिए क्या उपाय करे किसान? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मैडम। सबसे ज़्यादा किसान परेशान रहते हैं बीमारियों से, रोगों और बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो किसान भाई के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती में भी रोग नियंत्रण करने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, प्राकृतिक दवाइयाँ उसको। अच्छा। इसका नाम है नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नियास्त्र, और इसके अलावा एक आता है 10 ये 4 दवाइयाँ बना करके किसान भाई किसी तरह के कीड़े मकोड़े और बीमारियों से सुरक्षा पा सकते। नीमास्त्र बनाने के लिए किसान भाई को चाहिए, नीमास्त्र मिली काम करता है रस चूसने वाले जितने भी कीड़े होते हैं या छोटी सुंडियां, इल्लियां जो पौधे में लगती है, उसको नियंत्रित करने के लिए जैसा नाम से ही विदित है नीमास्त्र, इसमें नीम का मुख्य प्रयोग। 5 किलो नीम की पत्ती या नीम के जो फल होते हैं उसके पाउडर को 100 लीटर पानी में घोल बना के 5 लीटर गौमूत्र के साथ मिला करके और 1 किलो देसी गाय के गोबर के साथ मिला करके 48 घंटे तक इसको रखते हैं। इसके बाद को हम 3 दिनों तक, तो फिर 48 घंटे रखने के बाद 3 दिनों तक उसको ओपन वातावरण, खुले वातावरण में रख करके, और जब भी मुझे किसी कीड़े मकोड़े का प्रकोप हमारे फसल पे हो उस पर हम लोग छिड़काव करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि नीमास्त्र का सीधा प्रयोग खेत में करना, पौधे पे करना है, किसी पानी के साथ नहीं मिलाना। शुरुआती में ही पानी को तो मिला देते हैं। दूसरा दवा है ब्रह्मास्त्र, जैसा नाम से ही ब्रह्मास्त्र, ये किसी भी कीड़े मकोड़े पर कार्य करेगी जी, सभी प्रकार के सूजियों और बीमारियों पर काम। इसके लिए क्या है कि 10 लीटर गौमूत्र में 3 किलो नीम के पत्ते को डालना है, ठीक है, और 2 किलो उसके सीताफल, जिसको शरीफा बोलते हैं, उसके पत्ते को पीस कर मिलाना है, और सफेद धतूरे पत्ते को 2 किलो पीस करके मिलाना है, और मिलाने के बाद 4 घंटे तक इसको उबालना है। उबालने के बाद 48 घंटे तक ठंडा करके रख देना। ठंडा होने के बाद छानने के बाद 2 लीटर दवा प्रति 100 लीटर पानी के इस्तेमाल करके पे छिड़काव करके लाना। इससे 2 फायदे जी, एक तो कीड़ा और मकोड़े का नियंत्रण भी होता है, साथ ही जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं पौधे के प्रति विकास में भी मदद। बिल्कुल, ये तो काफी फायदेमंद है किसानों के लिए। डॉक्टर रंजन, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रमाकांत जी इस वक्त हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या प्रक्रिया है, कहाँ से करें मोटे अनाज के लिए? जी ठीक है, आइए एक बार फिर से जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण अगर मोटे अनाज का करना चाहते हैं तो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें? डॉक्टर ऋतु बताएं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप क्षेत्र अपने यहाँ पे देख लीजिए कि क्या आपके यहाँ उग सकता है इनमें से। जैसे ज्वार बाजरा तो है ही, और भी छोटे अनाज हैं, कोदो है, सवा है,
तो आप ये देख लीजिए, आप ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब कहें ना मोटा अनाज इनको बोला गया है, तो रफ टफ है और इनकी साल भर में 2 से 3 फसलें ली जा सकती हैं जी। तो आप थोड़े से क्षेत्र से शुरू कीजिएगा अपने यहाँ पे, क्योंकि ज्वार और बाजरा और रागी इन तीनों पे अभी लोग थोड़ा ज्यादा हैं, तो आप शुरुआत करना है तो आप इनसे थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि बाकी अभी अनाजों को अभी इतना नहीं किया जा रहा, पर उनके उत्पाद भी बन रहे हैं, तो इनको आप लीजिए अपने खेत पर। और इनमें जैसे खेती में जैसे इनमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई आपको दवाई आवश्यकता नहीं, बीमारी नहीं लगती कोई भी, बहुत ज्यादा खाद की पानी की आवश्यकता नहीं है, रफ एंड टफ है, मतलब विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं। आपने छिड़का, आपने खेतों में डाला और ये हो जाती हैं। इनको मतलब वर्षा आधारित है, मतलब बारिश के पानी से ही आप ये सिंचित हो जाती हैं। फिर आती है कि इनके उत्पाद आप क्या क्या बना सकते हैं, तो वही बात आती है कि इनके उत्पाद के बनाने के लिए कि आपको आटा जो बहुत आसान है, ये आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, बस प्रसंस्करण तकनीकी आनी चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र के कहूँगी, क्योंकि पास में ही जाना चाहिए आपको, तो कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हैदराबाद की जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं प्रशिक्षण के लिए। तो इसे प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। सर्वेश जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरा सिंह सर से सवाल है, रवि सर से, कि ये गौमूत्र को इकट्ठा कैसे करें, ये बहुत समस्या आती है, क्योंकि मिट्टी पे गिर जाता है और मतलब अवशोषित हो जाता है, उसका कैसे करें? ठीक जी डॉक्टर बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम, प्रैक्टिकल सवाल पूछा है किसान भाई ने। जी जी, देखिए गौमूत्र इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहाँ भी गाय आपकी रात को है वहाँ पे एक फर्श बनाया, सीमेंट का रुखड़ा फर्श बनाया और उसकी ढलान एक साइड रखे और एक गड्ढा बना करके वहाँ बाल्टी रख दे। रात भर में जितना भी गाय गौमूत्र करेगी वो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, मॉर्निंग में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दिन में जनरली क्या होती है, गाय घूमने के लिए चली जाती है, चरने के लिए जंगलों में चली जाती है, तो इस तरह रात कलेक्ट कर सकते हैं गौमूत्र। जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि गौमूत्र से और किस तरह के फायदे हो सकते हैं किसानों को? गौमूत्र का इस्तेमाल हम कीटनाशक के साथ साथ मैडम फफूंदनाशक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर किसान भाई समस्या करते हैं कि मेरे पौधे सूख रहे हैं, जल रहे हैं, और ऊपर जैसे अभी किसान भाई ने पूछा था मक्के की फसल ऊपर से सूख रही है, इन सारे चीजों में फफूंद जनित बीमारी बहुत ज्यादा होता है। जी, तो फफूंदनाशी बीमारी का इस्तेमाल कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए भी हम गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ या लस्सी को मिला करके उसमें 2 लीटर गौमूत्र मिला देते हैं। अच्छा। और इसको हम कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा हम जी बताएं। इसके अलावा मैडम अगर किसान भाई को लगता है कि नहीं हमारे फफूंद का असर हमारे खेत में ज्यादा हो रहा है, तो किसान भाई क्या करें, इस गौमूत्र का खेत में छिड़काव करके मल्चिंग पत्ते के या किसी फसल से उसको ढक दें, इससे भी हमारा फफूंद का नियंत्रण। बिल्कुल। इसके साथ ही मेरा सवाल था कि खरपतवारों की समस्या अक्सर हो जाती है खेत में, और इससे निपटने के लिए खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल किसान करते हैं, इसके बजाय प्राकृतिक खेती में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है। प्राकृतिक खेती में कोई खरपतवार नाशी दवा नहीं बनती है, कि अपने खेती की तकनीक को मुझे बदलना पड़ता है। जैसे जो भी खेती हम करते हैं, कोई भी जमीन की सतह को हमें खुला नहीं छोड़ना है। अच्छा। जैसे धान की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते हैं, या किसी भी फसल की खेती करते हैं, उसको शुरुआती अवस्था में हमको मल्चिंग करना है। जो खेत के खरपतवार हमारे होते हैं या तेजी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं, उनको खेत पर फैला करके लगाना, ताकि वो मल्चिंग का काम कर सके और किसी भी अदर खरपतवार को निकलने ना दे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हमेशा मिक्स करके खेत को खेती करनी है, यानी ऊंची फसल वाली जो फसल होती है उसके साथ छोटी ऊंचाई वाली फसल को लगानी है। यानी कोई भी जगह को हमको खुला नहीं छोड़ना है, खेत को हमेशा ढक दे रहा है। जी। क्योंकि 35 किलो से ऊपर तापमान होने पर ऐसे ही हमारे पोषक तत्व उड़ने लगते हैं खेत। जी, उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं कि किन किन फसलों को एक साथ लेना चाहिए किसानों को? जी, जैसा कि अभी हम धान की खेती कर रहे हैं। जी। धान की खेती में अभी तक किसान भाई क्या करते हैं कि पूरे खेत में धान शुरुआती अवस्था में लगाते हैं। तो शुरुआती अवस्था में धान को लगाते हैं, जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके बेस में वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी। किसान भाई को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, वहाँ पानी का इस्तेमाल कम करके
गौमूत्र से युक्त जो मैंने घन जीवामृत और जीवामृत बनाने का तरीका बताया उसका इस्तेमाल करें। और साथ में जितने भी हमारे एल्गी ग्रुप के फसल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, उसकी बीच में करें, लगाएं बीच में। ब्लू ग्रीन एल्गा फैल करके खेत में क्या करता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है और हमारा पौधा का वृद्धि विकास अच्छा होता है। दूसरी चीजें, अगर हम सब्जी की खेती करते हैं तो सब्जी की खेती में हम क्या करनी है, फलदार पौधे के साथ जो भी नए फलदार पौधे लगा रहे हैं उसके बीच में सब्जी की खेती कर ले, लत वाली सब्जी की खेती कर ले। इससे क्या होगा, फसल हमारा सतह जो हमारा ढका रहेगा और कोई भी फलदार पौधे के बीच में हमारा खरपतवार नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये बेहद जरूरी है इन उपायों को करना प्राकृतिक खेती के दौरान। और हेलो किसान कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहिए इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहते हैं। और ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर हम शामिल करते हैं जो फेसबुक के माध्यम से आया है। डॉक्टर रंजन, ये सवाल जुड़ा हुआ है मिट्टी की सेहत से। और प्राकृतिक खेती में जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी की सेहत बेहद ही अच्छी हो जाती है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ जाती है। हमारे एक दर्शक का सवाल ये है, रूपलाल पारते जी ने सवाल पूछा है कि मृत मिट्टी की उपचार कैसे करें गोबर खाद से, बताएं। मैं किसान भाई को यहाँ बताना चाहूंगा कि वो गोबर खाद के बजाय जीवामृत का इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि 1 एकड़ में अगर हम गोबर खाद से उपचार करना चाहेंगे तो 300 क्विंटल गोबर की आवश्यकता होगी जी। और 300 क्विंटल देने के लिए किसान भाई को 20 से 25 जानवर रखना पड़े जी, बिल्कुल। जो आज के समय में बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, मैंने पहले शुरुआती वक्त में बताया था, जीवामृत बना ले। गाय के गोबर 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी या 1 किलो से 2 किलो मिट्टी जो पेड़ की छांव चलती है, इसको 180 लीटर पानी में मिला करके वो 1 एकड़ खेत में अगर उसको डालते हैं, जो मृत मिट्टी है जिसमें जीवाणु की संख्या बिल्कुल कम हो गई है, हाँ जीवाणु की संख्या मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल। यहाँ मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा, जो मिक्स खेती हो तो उसमें कार्बन की मात्रा 10/2 से 10/3 के आसपास हो जाती है जी। अगर वो प्राकृतिक खेती करेंगे तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर कार्बन की मात्रा 6 से 8.6 से 0.8% तक के आसपास हो जाएगी। यानी उसकी मिट्टी में जान आ जाएगा, यानी जीवाणु की संख्या बढ़ते ही मिट्टी में जान आ जाएगी। बिल्कुल। किसान भाई को आधारभूत चीजों का ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी की ताकत को बढ़ाना है, तभी खेती करनी है। जी बिल्कुल, मिट्टी की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर ऋतु आपसे समझना चाहेंगे कि मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण से जो किसान जुड़ना चाहते हैं, जाहिर तौर पर शुरुआत के समय पूंजी की आवश्यकता होती है। ऋण की किस तरह की व्यवस्था है इनके लिए? जी जैसे छोटे स्तर से भी ऋण की व्यवस्था है जी। जैसे आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं आप वहां संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको कई योजनाएं हैं बैंक की जो छोटे लागत से, जैसे 50,000 से भी ऋण उनका शुरू हो जाता है। फिर हमारे अलग जो मंत्रालय हैं, जैसे भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है जी, तो उसमें आपकी योजनाएं हैं छोटे उद्योग से लेके जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो शुरुआती तौर पे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो वहां से योजनाएं का लाभ ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट के से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, ये खादी विलेज इंडियन कमीशन का, तो उसकी योजना में भी आपका जो है 2 लाख से लेके 25 लाख तक का ऋण उनको मिल जाता है। आपको अपना जो व्यवसाय जो काम करना चाहते हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में, वो आपको उनको डिटेल बताना है, आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद आपका ऋण पास कर दिया जाएगा। और ये भी क्षेत्र के आधार पे होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ रियायत ज्यादा दी जाती है और शहरी क्षेत्र है थोड़ा सा कम होता है, मतलब 5 से 10% का फर्क होता है। जी जी। तो इन योजनाओं से लाभ लेके काम शुरू किया जा सकता है। ऋण की जरूरत, और मैं कहूँगी अब इसमें आप संगठित होकर अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समूह बना के या हमारे कृषक उत्पादक संगठन के रूप में जो चल भी रहे हैं हमारे देश में, उस रूप में अगर करेंगे तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक मतलब अच्छे से करने का मतलब एक सफलता पा सकते हैं, जो हम बात कह रहे हैं कि सफलता पा सकते हैं। जी आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अनिल जी इस वक्त कांगड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू दिस होस्ट। मैम मेरा सवाल ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग में जो आपने आज ये टॉपिक लिया है ना, उसमें जैसे फसल जब कट जाती है उसके बाद फिर हाथों में आ जाती है जी, तो कई बार क्या होता है कि जो FCI वगैरह जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रोक्योर करती हैं वो एक तो रेट नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2 हिली एरियाज में क्या आता है, एक तो बारिश का चक्कर है, दूसरा क्या है फसल 4-5 दिन से काफी बारिश हो रही है, तो जैसे चावल है बहुत नुकसान हुआ है जी। तो जब हम लेके जाते हैं तो FCI के जो एम्प्लॉयज हैं वो कहते हैं कि मॉइस्चर ज्यादा है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो वो इन दैट केस मतलब व्हाट वी हैव टू डू। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। और डॉक्टर ऋतु क्या लगता नहीं है कि ऐसे ही परिस्थितियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जब मंडी में उनका अनाज बिकता नहीं है या फिर जिस तरह के भाव उन्हें मिलने चाहिए जब नहीं मिलते हैं, तो उस अनाज का वो इस्तेमाल प्रसंस्करण के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, आप सबसे अच्छा विकल्प आपका यही है कि हम जब हमें दाम नहीं मिल रहा अपनी मेहनत का अनाज का, तो हम क्यों ना उसको प्रसंस्करण के रूप में ले जाएं। जी। तो आप इसे कई प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद ऐसे बना सकते हैं। चावल की बात करें तो चावल से भी आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। आप चावल का आटा है वो बन जाएगा, जो कि उस आटे का रूप जो है वो कई तरह के उत्पाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। मतलब दाम नहीं मिला, क्योंकि प्रसंस्कृत अगर वही चावल का आटे का दाम देखेंगे और चावल का दाम देखेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उस अंतर से ही आपको समझ आ जाएगा कि मैंने चावल बेचा अगर फला रेट में, तो मेरे को उसका 4 गुना ज्यादा रेट मिल रहा है चावल के आटे के रूप में, तो क्यों ना मैं प्रसंस्करण में ही जाऊं। जी, इसीलिए किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वो मूल्य संवर्धन की ओर जाए और खाद्य प्रसंस्करण करें। जी। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रमाणीकरण को लेकर के क्या किया जा रहा है, खासतौर पर प्राकृतिक खेती से उपजे जो उत्पाद हैं उनके लिए, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे।
देखिए मैडम, प्रमाणीकरण की जो बात है, सरकार की जो अभी पॉलिसी है वो जैविक खेती में प्रमाणीकरण की तो बात हो रही है जी। प्राकृतिक खेती के लिए अलग से कोई प्रमाणीकरण की बात नहीं है, लेकिन प्राकृतिक खेती उत्पाद है वो जैविक खेती उत्पाद के तहत प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हर एक राज्य में उसकी एजेंसी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ डॉक्टर ऋतु सिंह, आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने मोटे अनाजों के बारे में और प्रसंस्करण के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में। आगे बढ़ते हैं कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग का महत्व और इसके साथ ही एकीकृत कृषि प्रणाली। इन विषयों के बारे में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और इससे आपको कार्यक्रम की जानकारी भी मिल जाएगी और अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा आपको बता दें, दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। 1800113060 पर कॉल करें और अपने सवाल दर्ज करा दें। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि आपको एक QR कोड को स्कैन करना होगा। टीवी स्क्रीन पर यह QR कोड दिखाया जा रहा है, इस पर स्कैन करके आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।